तो कहानी के शुरू होते ही हम एक जंगल में जंग का माहौल देखते हैं। जंग इंसानों और फे नामी क्रिएचर्स के दरमियान चल रही थी, जो थे तो इंसान ही पर थोड़े मुख्तलिफ। बिग फेस के पास पंख यानी पर हैं उड़ने के लिए, जबकि पक फेस दिखने में थोड़े भेड़ जैसे लगते हैं। इस वक्त इंसानों ने गैर कानूनी तौर पर फेलैंड पर कब्जा कर लिया था और वो लोग यहाँ से फेस को निकाल रहे थे। उनके ऊपर गोलाबारी और फायरिंग हो रही थी। ये लोग उड़कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जंगल में ऊपर की तरफ इनकी उड़ान को काबू करने के लिए तारें लगा दी गई थी। विंगेट जब अपने इर्द गिर्द सब लोगों को मरता हुआ दिखती है तो तेजी से भागती है। किस्मत से वो किसी गोली का निशाना नहीं बनी और भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच गई। उसने पानी के अंदर जंप कर दी, जहां से एक शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे फेस अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिशों में थे, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा ही दूर जाने पर ये शिप क्रैश हो गई और शिप में मौजूद सभी लोग मारे गए सिवाय विनियंट के। पानी के साथ बहकर विनियंट बर्ज सिटी के अंदर आ जाती है और उसे यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। जो शिप तबाह हुई थी वो एस्ट्रा नामी एक अमीर आदमी की थी, जिसने बस अभी अभी उस शिप के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन अफसोस कि उसका सारा पैसा डूब गया और इसके बदले में उसे मिली सिर्फ विनियंट, जिसका वो क्या भी करता वो उसे अपने घर पर अपनी बहन इमेजेंट के सर्वेंट के तौर पर रख लेता है। इसी टाइम इमेजेंट अपने भाई एस्ट्रा को बताती है कि हमारे सामने वाला घर भी बिक चुका है। सुना है किसी ने बहुत बड़ी बोली लगाकर उसे खरीदा है और आज वो शिफ्ट भी हो जाएगा। एस्ट्रा को इस चीज में खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इमेजेंट को था, क्योंकि वो अभी तक सिंगल थी और इस आस में थी कि शायद उसके घर के बाहर कोई हसीन शहजादा रहने आएगा। आज इमेजेंट विनियंट को मार्केट भेजती है किसी काम से, तो वो काम के बहाने कार्निवल रो भी चली जाती है, जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स काम किया करती थी, जिनमें से एक विनियंट की दोस्त भी थी। उसके दोस्त उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और जब उसकी दोस्त ने देखा कि विनियंट ने विडो वाले बाल रखे हुए हैं, तो वो उसे एक कड़वा सच ये बताती है कि फाइलो अभी जिंदा है और इस टाइम पुलिस में इंस्पेक्टर है। सीन कट होकर फाइलो की तरफ चले जा, जो इस टाइम फेस पर हमला करने वाले लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो इस टाइम एक पग के पास आता है जिसके बारे में उसे पता चला था कि आज किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले का वो हुलिया बताती है कि उसके बाल नहीं थे और हाथ पे एक स्नेक का टैटू था। इस औरत की बताई निशानियों से उसने बड़े ही आसानी से पहचान लिया कि वो लड़का कौन हो सकता था। वो अब बार में जाके उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का फाइलो के हाथ से निकलकर भाग जाता है। फाइलो किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहता था, इसीलिए भागते हुए ये दोनों ही पोर्ट पर आ गए और यहाँ आकर उस लड़की ने फाइलो से कहा कि फे के ऊपर हमले के पीछे मैं नहीं हूँ और जो हकीकत है वो दहला देने वाली है। तुम बस डार्क कोर्ट से बच के रहना, जो आने ही वाला है। इससे पहले कि अब फाइलो से अरेस्ट कर लेता, वो यहाँ से पानी में कूद कर अपनी जान दे देता है। अब सीन कट होता है और हमें एशली नामी एक फीमेल सिंगर को दिखाया जाता है, जो रात में अपने घर की तरफ ही बढ़ रही थी कि अचानक टनल से निकले हुए एक डार्क क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे टनल के अंदर ले जाकर मार डाला। क्योंकि एशलिन भी पिक यानी उड़ने वाली फे थी, जिसने अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही। अब यहाँ विंगेट, जिसे पता चल गया था कि फाइलो मरा नहीं है, वो फाइलो के झूठ से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो अपनी वीडियो वाले बाल भी काट देती है और बदला लेने के लिए उड़ते हुए फाइलो के पास पहुंचती है। वो उसे मार ही देना चाहती थी, लेकिन रुक गई। वो अभी भी फाइलो से प्यार करती थी, इसलिए वो मार नहीं पाई। वो फाइलो को बताती है कि उसके मर जाने की खबर ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे ये हकीकत पता चली कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो मुझे तुम्हारे मरने से भी ज्यादा दुख हुआ। इससे पहले कि फाइलो कुछ भी बोल पाता, वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उसे बोलने का एक मौका नहीं देती। सुबह होने पर हमें असेंबली का एक सीन दिखाया जाता है। असेंबली का माहौल काफी गर्म लग रहा था। असल में ऑपोजिशन के लोग फेस के शहर में रहने के खिलाफ थे, जबकि काउंसलर उनके हक की बात करता था, क्योंकि ये जगह जहाँ इस टाइम इंसान रह रहे थे ये फेस का ही तो शहर था। बेशक इंसानों और फेस के दरमियान में होने वाली जंग में वे हार गए थे, लेकिन फिर भी जितने यहाँ फेस थे उनके भी तो कुछ हक हैं, कुछ राइट्स हैं, जिनका काउंसलर ख्याल रखना चाहते हैं। खैर, इसी दौरान हम काउंसलर के बेटे जोना से मिलते हैं। अभी तो उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, शराब और जुए की लत तो उसे है ही, और आए दिन वो कार्निवल रो के अंदर पाया जाता है, जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स काम करती हैं।
उसके डैड ने उसे वहाँ जाने से 1000 मर्तबा मना किया हुआ था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। और ऐसे ही एक दिन जब वो कार्निवल रुक गया तो आधी रात में उसे किसी ने किडनैप कर लिया। ये बात जैसे ही काउंसलर और उसकी वाइफ को पता चलती है, वो तड़प जाते हैं। काउंसलर अपनी वाइफ को यहाँ पर दिलासा देता है और कहता है तुम रिलैक्स रहो, देखो जिसने भी उसे किडनैप किया है अभी वो अपनी डिमांड्स के लिए हमें कॉल करेगा, हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे और जोना सही सलामत हमारे पास आ जाएगा। वो यहाँ जोना के बॉडीगार्ड को भी जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि वो जोना की हिफाजत नहीं कर पाया था। काफी दिन गुजर जाते हैं, जोना का कुछ पता नहीं चलता और ना ही कोई जोना के लिए कोई डिमांड करता है। तब काउंसलर की वाइफ उसे एक मशवरा देती है, क्यों ना हम ब्लैक विच को बुला के उसके जादू से अपने बेटे का पता चलवाएं। काउंसलर को इन सारी चीजों पे यकीन तो नहीं था, लेकिन अपनी वाइफ के लिए वो मान जाता है। और फिर ब्लैक विच उनके घर आती है और उनके पेट वुल्फ की सेक्रीफाइस देने के बाद वो काउंसलर की फैमिली को बताती हैं कि जोना को किसी ऐसे इंसान ने किडनैप किया हुआ है जो चांसलर को बहुत अच्छे से जानता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो चांसलर को गिराना भी चाहता है, कमजोर दिखना चाहता है। ये सुनकर चांसलर समझ गए कि इस सब के पीछे उनके ओपोनेंट लीडर लॉन्चर बेही हैं। लेकिन असल हकीकत हमें अगले सीन में पता चलती है कि असल में जोना को लॉन्चर पे नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम ने किडनैप किया था और ब्लैक विच से एक प्लान के तहत काउंसलर के सामने झूठ बुलवाया। इस सब के पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आगे ही पता चल पाएगा। सीन कट होता है और अब हम इमेजेंट और एज़रा को देखते हैं। ये दोनों अपने नेबर से मिलने वाले थे जो अभी इनके सामने वाले शानदार घर में शिफ्ट हुआ था। घर जाने पर पता चलता है कि उनका नेबर कोई इंसान नहीं बल्कि एक फे था, एक भेड़ जैसा दिखने वाला फे। जो बात जानकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये लोग फेस को अपने से बहुत कम दर समझा करते थे और अब एक फे उनकी कम्युनिटी में उनकी बराबरी पे रह रहा था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ये दोनों अपने लॉयर को बुला लेते हैं कि किसी तरह ये लोग अपने सामने वाले घर से उस पग को बाहर निकलवा सके। लेकिन ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया था जिसके तहत किसी पग को उसके घर से बाहर निकाला जा सके। हालांकि उस पग ने सबसे बड़ी बोली देकर वो घर खरीदा था। पता चलता है कि उस पग का नाम ग्रेस है जो इमरजेंट की पार्क में बारिश के वक्त मदद भी करता है उसे अम्ब्रेला देकर। लेकिन यहाँ हम फील करते हैं कि इमरजेंट उसके साथ खड़े होने पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। अब इमरजेंट घर जाती है तो उसे अपने भाई से पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। उस शिप के डूबने की वजह से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई करने के लिए एज़रा को अपना घर गिरवी रखना पड़ रहा है। इस घर में क्योंकि इमेजेंट का भी हिस्सा था तो वो इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी कि उसका घर बैंक में गिरवी रखा जाए। वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ सोचते हुए अपने घर के सामने रहने वाले पग को ही अपने घर पे चाय की दावत देते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ग्रेस उसकी हेल्प जरूर करेगा जब वो देखेगा कि इमेजेंट ने खुद उसे अपने घर बुलाया है। अब गलती इमेजेंट ने ये की कि उसे घर के पिछले दरवाजे से बुलाया और बहाना किया कि घर का पहला दरवाजा रिपेयर हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और ये बात ग्रेस समझ गया था। उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पिछले दरवाजे से इसलिए बुलाया ताकि आसपास के लोग ये ना देख ले कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ। इसे गुस्से में वो उठ के चला जाता है और इमेजेंट की बात नहीं सुनता। अब रात में इमेजेंट का भाई यानी एज़रा नशे की हालत में विनियट के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन विनियट यहाँ उसे मारकर भाग जाती है। विनियट के भाग जाने का जब सवाल इमेजेंट एज़रा से करती है तो वो उसे कहता है कुछ चुरा कर भाग गई होगी। इस चीज के गुस्से में इमेजेंट उसकी कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर था फाइलो। पुलिस इंस्पेक्टर विनियट के बारे में गलत बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फैसला किया कि वो विनियट को आजाद करवाएगा। इसीलिए पहुंच गया वो एज़रा के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने और फिर उसे डरा धमका कर आखिर उसने विनियट को एज़रा की कैद से और एज़रा की गुलामी से आजाद करवा दिया। ये सब करने के बाद अब वो क्राइम सीन पे पहुंचता है। क्राइम सीन पे आकर उसे मिली एशलिन की लाश, जिसे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया था। उसको मारने के बाद उसका पेट फाड़ कर उसकी आंतों को जगह जगह फैला दिया था। ऐसा बुरा मर्डर उसने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। हैरानी की बात थी, इतने अजीब मर्डर के पीछे कौन हो सकता था।
खैर इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइलो को पता चलता है ये एशलिन थी, एक फीमेल फेस सिंगर। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पोस्टमार्टम करना था, लेकिन सभी इंसान उसका पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं। तो मजबूरन फाइलो चाहता है एक बुचर के पास, जो खुद भी फे ही था और उसने ये काम कर भी दिया। पोस्टमार्टम के दौरान ही फाइलो को पता चलता है कि एशलिन की डेड बॉडी को देखने के लिए फेस की एक मॉन्क आई है। वो उस पर अपने कुछ रिचुअल करना चाहती थी ताकि उसकी सोल को सुकून मिल जाए, और ये करते हुए उसे मालूम होता है कि एशलिन को मारने वाला ना ही तो कोई इंसान है और ना ही फे, जैसा हम देख भी चुके हैं। और एक अजीब बात फाइलो को एशलिन का पोस्टमार्टम करने वाला बुचर ये बताता है कि एशलिन का लिवर उसकी बॉडी से गायब है। सीन कट होकर हम विनियंट को देखते हैं, जो एस्ट्रा की गुलामी से छूटने के बाद काम की तलाश में फेस के एक ग्रुप के पास आई है। ये रेबल्स का ग्रुप है जो फेस की आजादी के लिए लड़ता है। यहाँ पर गद्दारों की कोई जगह नहीं। ये बात विनियंट को समझ आ जाती है जब उनकी लीडर विनियंट के सामने एक आदमी को मार डालती है क्योंकि वो गद्दार था। अब वो लीडर विनियंट की वफादारी चेक करने के लिए उसे टास्क देती है कि तुम पुलिस हेडक्वार्टर जाकर वहाँ से पुलिस का फ्लैग उतार के लाओ। बिना सोचे समझे उड़ते हुए वो जाती है और फ्लैग उतारने लग जाती है। उसके पीछे काफी सारे पुलिस ऑफिसर लग चुके थे और फाइलो भी। फाइलो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो फाइलो को धमकी देती है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। और ये सुनकर फाइलो को उसे छोड़ना पड़ता है। शायद वो अपने सीक्रेट के बारे में सुनकर थोड़ा दुखी हो गया था। यही दुख बांटने के लिए वो अपने एक फेक दोस्त के पास जाता है जो इस टाइम जेल में था। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हमें मालूम होता है कि ये दोनों पास्ट में सोल्जर्स थे और इनकी बटालियन ने ही फेस के इस शहर पर हमला किया था। उस टाइम ये पूरी बटालियन एक विलेज के अंदर रुकी थी, जहाँ की एक लाइब्रेरी के अंदर फाइलो जाता है और एकदम से उसके ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि विनियंट ही थी जो इस लाइब्रेरी की हिफाजत किया करती थी। फेस के लिए ये लाइब्रेरी बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो उसकी बहुत वैल्यू करते थे, यहाँ तक कि इस लाइब्रेरी की लोकेशन को भी सबसे छुपा के रखते थे। फाइलो को यहाँ देखकर विनियंट उससे पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? जवाब में फाइलो कहता है, मैं बस चलते हुए यहाँ गया था, मैं इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर विनियंट की लीडर फाइलो को तो यहाँ से जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन विनियंट को काम देती है हमेशा उसके ऊपर नजर रखने का। विनियंट फेस की आर्मी में थी, उसे बहुत सारे काम भी करने पड़ते थे, जैसे जब इनकी टेलीग्राफ की लाइन खराब होती है तो उसे भी विनियंट ही ठीक करने जाती है। और जब विनियंट लाइन ठीक कर रही होती है तो अचानक उनके ऊपर हाफ वुल्फ हमला कर देते हैं, जो थे तो इंसान ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंजेक्शन लगाकर वुल्फ यानी भेड़िए में बदल दिया था। ये लोग उन हाफ वुल्फ्स को तो हराने में कामयाब हो गए, लेकिन विनियंट और फाइलो के एक साथी को एक भेड़िए ने काट लिया और इसी वजह से बड़ी चांद की रात को वो खुद भी एक भेड़िए में बदल गया। वो अपना राज किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन फाइलो ने उसी रात उसे देख लिया। उसका साथी उसे बताता है कि ये सब सिर्फ बड़े चांद की रात को होता है, उसके अलावा वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तब फाइलो जवाब में कहता है, तुम परेशान नहीं हो, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। फिर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि फाइलो पे नजर रखते रखते विनियंट फाइलो को पसंद करने लगी थी और यहाँ फाइलो भी, और ऐसे ये दोनों बहुत करीब आ गए। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि विनियंट की प्रोस्टिट्यूट दोस्त उनके इस शहर में बहुत सारे फेस को लेकर आई थी, जिनके शहर पे इंसानों ने हमला कर दिया था। रात होने पर विनियंट उससे मिलने के लिए जाते हैं। ये लोग बातें करते हैं और वो लड़की विनियंट से पूछती है, तुम्हारा और फाइलो का जंग के बाद का क्या प्लान है? यकीनन वो उससे शादी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन ये बात तो विनियंट ने फाइलो से की ही नहीं थी। आज रात मिलने पर वो ये बात फाइलो से पूछती है और फाइलो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है कि वो ऑर्फन है, यानी उसका इस दुनिया में कोई नहीं। विनियंट को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फाइलो की एक और भी हकीकत थी। फाइलो पूरा इंसान नहीं था, वो हाफ ब्लड था, यानी आधा इंसान और आधा फे। यहाँ तक कि उसके पैर भी थे जो कि बचपन में ही काट दिए गए, जिसके निशान उसके कमर पर आज भी हैं। विनियंट को फाइलो से सच्चा प्यार था। वो फाइलो से कहती है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और देखना हम एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे।
अब अगले दिन विनियट की दोस्त फाइलो से मिलती है और उससे बताती है कि विनियट तुमसे बहुत प्यार करने लगी है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, बस तुम भी उसका ख्याल रखना। असल में विनियट की दोस्त चाहती थी कि इस जंग के बाद फाइलो आर्मी से रिटायरमेंट ले ले और अपनी आगे की जिंदगी विनियट के साथ अच्छे तरीके से गुजारे। विनियट के लिए इन खतरों से खेलना वो बंद कर दे। अब अगले ही दिन फाइलो के बटालियन को इस शहर से निकलने का ऑर्डर मिल जाता है। अभी वो निकल ही रहे थे कि उनके ऊपर वुल्फ पैक्स ने हमला कर दिया, यानी उन लोगों ने हमला कर दिया जो लोग अपने आप को इंजेक्शन लगाकर वुल्फ बना लिया करते थे। ये लोग सभी फेस को मारना चाहते थे, इसीलिए जल्दी से सभी फेस इस शहर से निकलने में लग जाते हैं। फाइलो जानता था कि विनियट उसके बगैर इस शहर से नहीं निकलेगी, इसीलिए वो एक लड़की के जरिए विनियट को अपने मरने की खबर दे देता है, वो भी झूठी। और ऐसे विनियट को उसके साथ ही जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उनके साथ सेफ रहे। जिसके बाद सीन यही से कट होकर अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ फाइलो ये सारा वक्त याद कर रहा था। वो अब विनियट से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ विनियट बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विनियट उसे बताती है कि उसने आज तक उसके सीक्रेट को किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वो उससे प्यार भी नहीं करती। इस सभी सीन के दौरान दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइलो के प्रोफेसर जिन्होंने उसको पाला भी था, उन्हें एक अजीब सी क्रिएचर पकड़ कर मार देती है। फाइलो को इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन करते करते एक ड्रेनेज तक पहुंचता है। इस ड्रेनेज में फाइलो को एक अजीब जानवर किसी तरह की क्रिएचर नजर आती है। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन पहला निशाना उसका चूक गया और जैसे ही उसने गन लोड करके दोबारा उसे मारना चाहा तो वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो क्रिएचर क्या थी ये जानने के लिए वो फेस के मॉन्क के पास जाता है। इन्होंने एशलिन के पोस्टमार्टम के टाइम फाइलो को ऐसे ही किसी क्रिएचर के बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम फाइलो ने इनके ऊपर एतबार नहीं किया था। इस टाइम सवाल करने पे मॉन्क उसे बताती है वो क्रिएचर डार्क एशर है। इस डार्क एशर को मरे हुए इंसान और जानवरों के ऑर्गन्स को मिलाकर बनाया जाता है और फिर काले जादू से उसके अंदर जान भरती जाती है। उसे इस थ्योरी पर अभी भी यकीन नहीं था। वो जब तक खुद ना देख लेता उसे कैसे यकीन आता, इसीलिए वो डार्क विच के पास जाता है और उनसे अपने लिए एक डार्क एशर बनाने को कहता है। डार्क विच उसे बताती है कि वो क्रिएचर तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की कुछ चीजें चाहिए होंगी और फिर ये क्रिएचर सिर्फ तभी मरेगा जब तुम खुद मरोगे, क्योंकि ये क्रिएचर अपने मालिक के मरने पे मरती है। ये डार्क विच उसे ये भी बताती है कि पहले जो डार्क एशर लोगों के ऊपर हमला कर रहा है वो उनके लिवर इसलिए ले जाता है क्योंकि लिवर के जरिए उन्हें लोगों की वो सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है जो वो अपने अंदर ही छुपा कर रखते थे। ये काम करने के बाद वो पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है, जहां अब उसकी ड्यूटी थी अपने प्रोफेसर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो ऑर्फनेज जाता है, जहां हेडमास्टर के असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि हेडमास्टर हर वीकेंड पे कार्निवल रो जाया करते थे। कार्निवल रो में जिस लड़की के साथ उनके ताल्लुकात थे, फाइलो उनसे जब मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि कभी भी हेडमास्टर उसके साथ रहे ही नहीं। उनसे मिलने के लिए यहाँ पर एक डॉक्टर आया करते थे जो अब पुलिस हेडक्वार्टर के लिए काम करते हैं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिस डॉक्टर की वो बात कर रहे थे उसको भी डार्क एशर पकड़ कर मार देता है। ये बात उसे पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। उसका केस सॉल्व होने को ही नहीं आ रहा था। जहाँ पर उसे क्लू मिलता था वही क्लू मारा जाता था। खैर, अब वो डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर अपने इलाज से ज्यादा अपने दूसरे कामों के लिए मशहूर थे, जैसे कि इलीगली अबॉर्शन करवाना, लोगों के जेंडर चेंज करना और फेस के पर या सीन काट कर उन्हें इंसानों जैसा दिखाना। और ये सारी बातें जानने के बाद वो समझ जाता है कि बचपन में वो डॉक्टर ही थे जिन्होंने उसके फेस वाले पर काट दिए। और अब यहीं से मिलने वाले कुछ सबूतों से उसे ये पता चलता है कि एशलिन जो कि फेस सिंगर थी और सबसे पहले डार्क एशर ने जिसको मारा था वही फाइलो की मॉम थी। और ये बात जानकर उसे शदीद झटका लगा। एक और डरा देने वाली बात उसे ये भी रियलाइज हुई कि जितने भी लोगों को वो डार्क एशर मार रहा था उन सब का कहीं ना कहीं फाइलो से कोई गहरा ताल्लुक था। जैसे कि एशलिन उसकी मॉम थी, हेडमास्टर ने उसको एक बाप की तरह बचपन से पाला था और डॉक्टर वो प्रोफेसर और एशलिन दोनों का ही दोस्त था और फाइलो के बारे में भी सारी राज जानता था। इसके बाद अब फाइलो एशलिन के यानी अपने मॉम के एक पुराने दोस्त से मिलता है
जो कि अपनी क्रिएचर्स के जरिए दूसरों को ड्रामा दिखाते थे, और एशलिन उनके साथ गाना गाया करती थी। वो बताते हैं कि सालों पहले ही एशलिन ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया था, और इसके पीछे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वो ये कि काउंसलर एशलिन को पसंद किया करता था। एशलिन ने काफी सारा टाइम काउंसलर के घर पे गुजारा, और फिर एकदम से वो रुपोश हो गई ताकि वो फाइलों को जन्म दे सके। अब इस सब के बाद हम देखते हैं ग्रेस को, वही फे जो एज़रा और इमेजन के घर के सामने रहता है। उसे अपने नेबर से पता चलता है कि इमेजन की फैमिली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और ये बात जानकर वो समझ गया कि इमेजन ने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था, उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं। ये एहसास होते ही वो इमेजन से माफी मांगने के लिए चाहता है। यहाँ पर इमेजन भी उसे बताते हैं कि उसे ग्रेस के फे होने पर कोई इतराज नहीं, वो सिर्फ ग्रेस को उसकी अच्छाई के लिए पसंद करती है। यहाँ पर ग्रेस इमेजन की मदद करने को मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी शर्त पर कि इमेजन उसकी मदद करेगी यहाँ के लोगों में घुलने मिलने में। इमेजन मान जाती है और अगले ही दिन अपने घर एक टी पार्टी अरेंज करती है, जिसमें उसने अपने सारे ही नेबरहुड को बुलाया था, जो सभी लोग काफी अमीर थे। इसी पार्टी में उसने ग्रेस को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। हालांकि एज़रा यानी उसका भाई इमेजन के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब इमेजन उसे कहती है, देखो इस घर में मेरा भी हिस्सा है, और मैं इस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ कि तुम मेरी प्रॉपर्टी बैंक में लीज कर दो। ग्रेस हमारी मदद कर रहा है और हमें उसकी मदद की भी जरूरत है। अगले दिन पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि सभी लोग आए हुए थे, और इमेजन सभी लोगों को ग्रेस से इंट्रोड्यूस करवाती है। बातें चलती रहती हैं, और बातों ही बातों में यहाँ पर मौजूद इंसान यानी इमेजन के लोग ग्रेस का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी छोड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी एज़रा ने एंट्री कर ली। अपने सारे गुरूर, अपनी सारी शर्तों को साइड पे रखते हुए उसे जाकर खुद ग्रेस से हाथ मिलाया और उसे फील करवाया कि वो और इंसान बिल्कुल इक्वल हैं, ताकि वो नाराज ना हो और उनकी डील भी खराब ना हो। और ऐसे बाकी सारे लोग भी ग्रेस की इज्जत करने पर मजबूर हो गए। ग्रेस ये देखकर काफी सेटिस्फाई था कि एज़रा और इमेजन ने अपनी बात को पूरा किया, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए एक चेक उन्हें दे देता है। अब इमेजन को भी ग्रेस उसकी आदतों और उसकी अच्छाई की वजह से और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी, उसके साथ पार्टीज में जाने लगी थी। उसकी जहानत और बिजनेस कन्वर्सेशन से वो बहुत इम्प्रेस थी। हालांकि अक्सर ऐसी नजरें उसे डिस्टर्ब कर देती थी जो उन दोनों को एक साथ जज करती थी। सीन कट होकर हम काउंसलर से मिलते हैं, जिसके बेटे को उसकी अपनी मॉम ने अरेस्ट करवाया था, लेकिन इल्जाम था लॉन्जर पे यानी काउंसलर के ओपोनेंट पे। काउंसलर अब उसे पुलिस के जरिए पकड़वा लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे का पता मुझे सही बता दोगे तो मैं तुम्हें फौरन छोड़ दूंगा। लेकिन लॉन्जर पे को कैसे पता हो सकता था उसके बेटे का? वो उससे कहता भी है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप नहीं किया। ऐसे काउंसलर को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसे बंदी बना लेता है। अब यही कैद में काउंसलर की वाइफ लॉन्जर से मिलने चाहती है और जाते ही सिंपैथी दिखाते हुए उसे जहर का प्याला पिला देती है, जिससे वो मर जाता है। ये बात वो फौरन आकर काउंसलर को बताती है कि लॉन्जर पे आपके जुल्म की वजह से मर गया। काउंसलर के तो हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो अपने बेटे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ ने उसे बताया कि नहीं, उसने मरने से पहले हमारे बेटे का पता बता दिया है। काउंसलर अपने लोगों के जरिए अपनी बेटी को रेस्क्यू करवा लेता है, और जैसे ही वो घर आता है तो अपनी मॉम की हील्स की आवाज सुनकर वो पहचान गया कि उसको किडनैप करवाने वाला लॉन्जर पे नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम है। लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और वो अब इस कश्मकश में भी था कि उसकी मॉम उसके लिए ऐसा क्यों करवा सकती है। वो इन चीजों पे वो ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने डैड से यहाँ से कहीं दूर चले जाने की बात करता है। पहले भी कौन सा वो अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करता था, ज्यादा टाइम उसका कार्निवल रो में ही गुजरता था। तब उसकी मॉम उसे कहती है, देखो मुझे किसी ने बताया था कि मेरा हस्बैंड और बेटा कोई बहुत ही नामवर इंसान होंगे, और ये प्रोफेसी पूरी भी हुई है। देखो तुम्हारे डैड एक काउंसलर है और अब तुम्हें भी एक बड़ा आदमी बनना है, तो इन सारी चीजों को छोड़ो और अपने ऊपर फोकस करो। सीन कट होकर अब हमें विनियट को दिखाया जाता है। आजकल जिस फेस की ग्रुप के साथ वो काम कर रही थी, वो लोग कई मर्तबा विनियट को फाइलों के साथ देख लेते हैं।
वो लोग ये तो नहीं चाहते कि फाइलो और विनियंट का आपसी कोई रिश्ता है, लेकिन इस चीज से वो ये अंदाजा जरूर लगा लेते हैं कि विनियंट जरूर फाइलो को यानी पुलिस को उनकी खबरें दे रही है, क्योंकि काफी अरसे से उनकी खबरें भी लीक होने लगी थी। और ये बात पहले से ही हम जानते हैं कि उनके ग्रुप में किसी गद्दार की जगह नहीं। ऐसे में वो विनियंट को मारने वाली थी कि तभी विनियंट ने उन्हें यकीन दिलाया कि मैंने पुलिस को आज तक फेस की खबर नहीं दी। तो जवाब में वो लीडर कहते हैं, अच्छा अगर तुम खबरी नहीं हो तो फिर पता करके बताओ खबरी कौन है। अगर तुम उसका पता ले आई और उसके पर काट के ले आई तो तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। खबरी का पता वो कैसे चलाती, वो परेशान होकर अपनी दोस्त के पास जाती है और उसकी दोस्त अब विनियंट की हेल्प करने के लिए फाइलो से मिलती है। वो फाइलो से कहती है, तुम्हारा जो भी खबरी है तुम उसका नाम बता दो वरना विनियंट मारी जाएगी। फाइलो अपनी खबरी का नाम बताना नहीं चाहता था, लेकिन विनियंट की जान बचाने के लिए उसने खबरी का नाम बता दिया। विनियंट की दोस्त ने ये बात जैसे ही विनियंट को बताई तो वो फौरन उस खबरी को मारने के लिए पहुंच गई। और इस चीज की खबर उस खबरी को भी हो चुकी थी कि विनियंट उसे मारने आ रही है, इसीलिए विनियंट के आने से पहले ही वो तैयार था। उसके आते ही वो उसी के ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो विनियंट का गला काट देता, पीछे से किसी ने उसे शूट कर दिया। पीछे देखने पर पता चला ये खुद फाइलो था जो विनियंट को बचाने आया था। अब विनियंट उस आदमी के पर काट लेती है ताकि वो सबूत के तौर पे उसे अपने लीडर को दे सके, और फाइलो खुद उसे उसके एरिया पे छोड़ कर आता है और ऐसे सही इंसान का पता बताने पर उसकी जान छूट जाती है। अब अगले दिन विनियंट को पता चलता है वो लाइब्रेरी जिसकी वो अपनी पूरी जिंदगी में हिफाजत करती रही उसे बर्गिश म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले किया जा रहा था। वो फौरन ही अंदर जाती है और वहाँ पर अपनी सारी किताबों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो किताबें, वो चीजें जिन्हें ये लोग सीक्रेट रखते थे, आज वो सभी लोगों के लिए खोल दी गई थी। विनियंट इन सभी को देख रही थी कि यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर काउंसलर के बेटे का वो गार्ड जिसे काउंसलर ने जॉब से निकाल दिया था, वो भी फेस के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर सारे पक्ष रहा करते थे जिनका मानना था कि इंसान उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस चीज का सबूत वो उसी टाइम देख भी लेते हैं जब एक इंसान बुरी तरह एक पग को पीटने लग जाता है। और फिर रात होने पर ये पूरा पक्का ग्रुप उस इंसान को पकड़ के लाते हैं और बुरी तरह एक रिचुअल करते हुए मार डालते हैं। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काउंसलर का बेटा अब अपने फ्यूचर के लिए काफी सिंसियर हो चुका था। उसने गलत काम भी छोड़ दिए थे और अब वो पढ़ना चाहता था और उसके लिए टीचर्स ढूंढे जा रहे थे। अब एशलिन का दोस्त जिसकी क्रिएचर्स को पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि उसके पास इन क्रिएचर्स को रखने का लाइसेंस नहीं था, आजकल वो बेकार हुआ हुआ था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। तब उसका दोस्त उसे जोना का टीचर बनने का मशवरा देता है और यहाँ जोना भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो बाकी लोगों से काफी डिफरेंट था। यहाँ पर एस्ट्रा अपनी बहन इमेजन को जब ज्यादा ही ग्रेस में यानी एक पग भी इन्वॉल्व होते दिखता है तो वो उसे ना मिलने को और एहतियात करने को कहता है, क्योंकि आखिर इंसानों में और फेस में कुछ न कुछ फर्क तो था ही, लेकिन इमेजन अब उसे पसंद करने लगी थी और ग्रेस भी, इसीलिए ये दुनिया के बारे में नहीं सोचते और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ असेंबली के अंदर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि है सोफी, लॉन्जर बे की बेटी। लॉन्जर बे तो मर गया है, इसलिए लॉन्जर बे की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोफी ने संभाल ली है और अपने फादर की तरह वो भी फेस के खिलाफ है और असेंबली में काउंसलर के ऑपोजिशन में है। जोना जो ऊपर लाइब्रेरी से नीचे असेंबली को देख रहा था वो इस लड़की से काफी इम्प्रेस हो जाता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और तब सोफी जोना को बताती है कि उसे पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ वो अपने डैड के सपोर्टर्स को जाने भी नहीं दे सकती कहीं और। ये लोग यहाँ बातें करते हैं और इन दोनों को ही रियलाइज होता है कि उन दोनों की ही आदतें एक दूसरे से बहुत मिलती है। वो लोग दोस्ती भी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे क्योंकि उन दोनों के ही पेरेंट्स आपस में दुश्मन थे और ना चाहते हुए भी उन्हें ये दुश्मनी का रिलेशन कंटिन्यू करना पड़ रहा था। वक्त गुजरता है और इनका रोज रोज का मिलना चलता ही रहता है और फिर ऐसे एक दिन ये लोग लाइब्रेरी में ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइलो के सीनियर फाइलो की प्रोग्रेस को लेकर बात कर रही है। उसे जो केस दिए गए थे फाइलो ने अभी तक उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं की थी,
इन लोगों को लगता था कि फाइलो करप्शन कर रहा होगा। अब सीनियर फाइलो पे नजर रखने का काम अपनी बेटी को ही देते हैं, जिसके घर पे फाइलो एज अ पेइंग गेस्ट रहता था और इन दोनों की आपस में दोस्ती भी थी जो काफी बढ़ गई थी। लेकिन जब इस लड़की को पता चला कि फाइलो एक हाफ ब्लड है, तब उसने अपने इस रिलेशन को खत्म कर लिया और आज यही सच वो अपने डैड को यानी फाइलो के सीनियर को भी बता देती है। अब यहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर फाइलो को सीनियर को बताता है कि फाइलो ने अपने लिए एक डार्क कैशर बनवाया है और वो जितने भी लोग मरे हैं उन सब की किलिंग्स को छुपाना चाहता है। और इसके पीछे मकसद क्या है ये फाइलो खुद ही जानता है। इन सब चीजों की वजह से फाइलो को पकड़ कर उसी के डिपार्टमेंट वाले अरेस्ट कर लेते हैं और जानबूझकर सीनियर फाइलो को इंसानों वाले सेल में बंद करते हैं ताकि सारे इंसान उसे हाफ ब्लड जानकर खुद ही मार दें। लेकिन अब सीनियर की बेटी को खुद दुख हो रहा था इस बात का कि उसने क्यों फाइलो का सीक्रेट सबको बता दिया, इसीलिए वो जाती है और अपने डैड को बता देती है कि मैंने झूठ बोला था, फाइलो हाफ ब्लड नहीं है, मुझे बस उसके धोखे पे गुस्सा था, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कह दिया। ये बात सुनकर फाइलो के सीनियर उसे यहाँ से निकालने की ऑफर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कसम खा लो कि तुम हाफ ब्लड या फ्री नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। फाइलो जो 32 सालों से इस सच को छुपा रहा था वो इस चीज से थक चुका था, वो और इसे छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने सीनियर से कह देता है हाँ मैं हूँ एक फ्री, एक हाफ ब्लड, जिसके पर बचपन में ही काट दिए गए थे। अब यहाँ उसको उसके जुर्म के लिए मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है, जबकि विनियन जो कि यही उससे मिलने के लिए आई थी उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। और वो जब फाइलो को हथकड़ियों में बंद कर बाहर जाता हुआ दिखती है तो जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब फाइलो को फांसी दे दी जाएगी। फाइलो को तो खुद भी यही लग रहा था, लेकिन उसे फांसी के तख्त पे ले जाने के बजाय ये लोग किसी और रूम में ले जाते हैं जहां अब फाइलो अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलता है, यानी अपने असली डैड से मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि काउंसलर खुद थे कि वो एशलिन से आज भी प्यार करता था और उसे लगता था कि फाइलो ने ही एशलिन को मारा है। लेकिन फाइलो यहाँ उसे बताता है कि एशलिन को उसने नहीं मारा। अब फाइलो उससे सवाल करता है कि अगर आपको मेरी मॉम की इतनी ही परवाह थी तो आपने उन्हें छोड़ा ही क्यों, मुझे ऐसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारने ही क्यों दी। तब चांसलर अपना सब खो देते हैं और रोते हुए उसे बताते हैं कि मेरे डैड ने एशलिन को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो वो एशलिन को मार देंगे और बस उसी की जान बचाने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था। ये कह लो कि छोड़ा भी नहीं था, मैंने बस उसकी जान बचाने के लिए उसे उसकी दोस्त के घर बना देती थी। चांसलर फाइलो को ये भी बताते हैं कि उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि एशलिन प्रेग्नेंट थी और फिर सालों तक मुझे ये भी नहीं पता चला कि उसके पास एक बेटा भी है, यानी तुम भी पैदा हुए। ये सब चीजें जानने के बाद चांसलर अब फाइलो को भी छोड़ देते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो विनियंट को भी छोड़ देंगे। वो विनियंट की रिलीजिंग पेपर पे साइन कर ही रहे थे कि अचानक यहाँ पर उन्हीं का वो गार्ड आ गया जिसको उन्होंने जॉब से निकाल दिया था और वो जाकर पक के ग्रुप से मिल गया था। उसे ब्रेन वॉश करके ये सिखाया गया था कि तुम जितने ज्यादा इंसानों को मारोगे तुम्हारी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी और वो यहाँ अपनी जिंदगी में जल्दी आसानियां लाने के लिए सबसे पावरफुल इंसान यानी चांसलर को ही मार देता है। दूसरी तरफ चांसलर की वाइफ और उसका बेटा आपस में लड़ रहे थे क्योंकि जोना यानी चांसलर का बेटा सूफी से लॉन्ड्री बे की बेटी से शादी करना चाहता था और इसके लिए उसकी मॉम नहीं मान रही थी। जब वो अपनी मॉम को फोर्स करता है तो आखिर उसकी मॉम को सच बताना ही पड़ा कि सोफी उसकी हाफ सिस्टर है। ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा था, ना चाहते हुए भी उसे अब सोफी से ब्रेकअप करना था और जब वो ब्रेकअप करने जाता है तो उसे मालूम होता है कि सोफी को ये सारी सच्चाई पहले से ही मालूम थी। और अगले सीन में जोना को एक और ट्विस्ट अपनी जिंदगी का ये मालूम होता है कि उसके फादर को भी शक था कि इस टाइम जोना जो उनका बेटा बना यहाँ सामने खड़ा है शायद वो भी उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। और ये सच्चाई सुनकर जोना बस टूट सा ही गया। दूसरी तरफ अब एज़रा विनियंट और ग्रेस को एक साथ देख लेता है और ये चीज उसका दिमाग खराब करने के लिए काफी थी कि उसकी बहन एक पक के साथ रिलेशन में है। यही देखते हुए वो गुस्से में पक को मारने चाहता है, लेकिन यहाँ पर इमेजेंट उसकी जान बचा लेती है। अब एज़रा जब अपनी ही बहन इमेजेंट को टॉर्चर कर रहा होता है तो ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और ऐसे उसके सर से खून बहने लगा था। ये देखकर इमेजेंट जान गई कि अब पुलिस ग्रेस को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पक से तो वो लोग वैसे ही नफरत करते हैं, इसीलिए वो ग्रेस को वहाँ से भाग जाने को कहती है और ये सारे इल्जाम
अपने सर लेने का फैसला करती है। सीन कट होकर हम दोबारा चांसलर को देखते हैं, जिसके पास अब उसकी वाईफाई है। चांसलर उससे कहते हैं, मैं जानता हूँ इन सारी किलिंग्स के पीछे तुम ही हो और तुमने ही अपने बेटे को किडनैप करवाया था। तुम जिस प्रोफेसी के तहत मेरे बेटे को ढूंढना चाहती हो, मैं तुम्हें कभी उस बेटे के बारे में नहीं बताऊंगा। असल में प्रोफेसी के मुताबिक चांसलर का बेटा इस दुनिया पर रूल करने वाला था, इस दुनिया पर हुकूमत करने वाला था और चांसलर की वाइफ उसे अपने बेटे के तौर पे अपनाना चाहती थी। लेकिन चांसलर जब ऐसा करने से मना करता है तो वो चांसलर के मुंह के ऊपर ही तकिया रख के उसका मर्डर कर देती है, उसे मार देती है और फिर उसकी बॉडी से उसका लिवर निकाल लेती है ताकि वो उसके बारे में सारे सीक्रेट्स पता चला सके। इस लिवर के जरिए वो खुद सिर्फ वेनिएंट के बारे में ही पता चला पाती है, जिसे आखिरी मर्तबा चांसलर ने रिलीफ दिया था। बाकी बातें जानने के लिए उसे ब्लैक विच के पास जाना पड़ता, जो खुद अपने आप को जहर देकर मार देती है और मरने से पहले उसने फाइलों तक ये खबर पहुंचा दी थी कि वो और वेनिएंट दोनों खतरे में हैं। ये कहकर वो मर गई और इससे चांसलर की वाइफ बुरी तरह गुस्से में आ गई। उसे किसी भी तरह चांसलर के बेटे का पता चलवाना था और वो अब वेनिएंट को ही किडनैप कर लेती है। इससे पहले कि वो वेनिएंट को मार देती, फाइलो जिसे वेनिएंट के खतरे में होने की खबर मिलती है, वो उसे बचाने आ जाता है और उसके पीछे डार्क एशर भी। ये डार्क एशर इसी लेडी का है और इसी डार्क एशर के जरिए वो अपने हस्बैंड के सभी सीक्रेट रिलेशंस के सबूत मिटाना चाहती थी और उसके असली बेटे तक पहुंचकर उसे अपनाना चाहती थी ताकि दुनिया के सामने उसकी पोजीशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। और इससे पहले कि अब फाइलो इस लेडी के ऊपर हमला करता या डार्क एशर फाइलो के ऊपर, वेनिएंट अपने आप को छुड़वा कर इस लेडी के ही सर में पीछे से स्टैब कर देते हैं, जिससे वो लेडी मारी जाती है और उसके मरते ही उसका डार्क एशर भी। ऐसे वेनिएंट और फाइलो दोनों की ही जान बच गई थी। चांसलर के मरने की खबर भी अब पूरे शहर में फैल जाती है और चांसलर की जगह देती जाती है उसके बेटे जोना को, जो कि दुनिया के सामने उसका बेटा था। जोना अब एशलिन के दोस्त को अपने लीगल एडवाइजर के तौर पे हायर कर लेता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद उसे पता चलता है कि सोफी को वो जितना चालाक और समझदार समझता था, सोफी उससे भी कहीं ज्यादा समझदार थी। सोफी ही वो थी जिसने उसकी मॉम को ब्लैकमेल किया था और ये सच्चाई चांसलर को बताई थी कि जोना उसका बेटा नहीं, और उसी के चलते ये सारी किलिंग्स हुई थी। ये सारी चीजें जानने के बाद बनता तो था कि वो सोफी से दुश्मनी कर लेता, लेकिन वो असेंबली में सोफी को साथ मिला लेता है क्योंकि वो जानता था कि अगर सोफी और वो मिल जाए तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अब जोना भी फेज के खिलाफ हो चुका था और उसने कार्निवल रो से भी सभी फेज को बाहर निकलवा दिया था। इस शहर से भी वो सभी फेस को निकालना चाहता था और दोबारा इंसानों और फेस के दरमियान में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। शहर में ऐलान कर दिया गया था कि अगर कोई फे उड़ता हुआ दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बेफसूल पुलिस पाक फेस को पकड़ पकड़ के भी मार रही थी। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए हम इमेजेंट और ग्रेस को ये शहर छोड़कर जाते हुए देखते हैं ताकि वो एक नए शहर में अपना एक नया घर बनाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। जबकि एसरा यानी उसका भाई उसे पीछे से देखता रह जाता है। जबकि यहाँ शहर में अब दिखाया जाता है कि वेनिएंट को भी सारे फेस के साथ पकड़ लिया गया था और जबरदस्ती शहर से बाहर निकाला जा रहा था और इस टाइम वो रो रही थी क्योंकि उसके साथ आज भी फाइलो नहीं था। एकदम से वो पीछे मुड़ के देखती है तो फाइलो भी अब अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील करते हुए उसके साथ आ जाता है। ये दोनों यहाँ गले मिलते हैं और बातें करते हैं कि आज के बाद ये कभी अकेले नहीं रहेंगे। फाइलो को भी वेनिएंट और सभी